प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम चैप्टर 8 चतुर्भुज को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि चतुर्भुज क्या होता है। हमारे पास में ये शब्द है चतुर्भुज। अगर हम इस चतुर्भुज शब्द के दो टुकड़े करें तो इसमें हमें एक शब्द मिलेगा चतुर प्लस दूसरा मिलेगा भुज। अगर हम चतुर शब्द को ध्यान से देखें तो इस चतुर शब्द का जो मतलब रहेगा वो रहेगा चार और भुज का मतलब रहेगा भुजा या भुजाएं भी आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर चार भुजाएं हम देखते हैं, अगर हमारे पास में कोई आकृति है जो कि चारों तरफ से बंद है और उसमें चार भुजाएं हैं तो उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। तो अगर हम चार भुजाएं लें और उन चारों भुजाओं को इस प्रकार से बनाते हैं कि वो चारों तरफ से बंद हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? चतुर्भुज बोलेंगे। तो अगर हम इसको बना के देखें तो इस प्रकार से आप चार भुजाएं ले सकते हैं। मान लीजिए एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, तीसरी भुजा ये हो गई, चौथी भुजा ये हो गई। तो इस प्रकार से इसके अंदर चार भुजाएं आप देख सकते हैं और ये चारों भुजाओं ने मिलकर एक बंद आकृति का निर्माण किया है। अगर हम इन चारों भुजाओं को ध्यान से देखें और इनको अगर हम इनके जो कोने हैं इसको हम कोने बोलते हैं। ये कोने हैं, इसको हम शीर्ष भी कह सकते हैं। मान लेते हैं ये शीर्ष ए है और ये शीर्ष बी है और ये शीर्ष सी है और ये शीर्ष डी है। तो इस प्रकार से चार भुजाओं से हमने एक बंद आकृति को खींचा है, बनाया है, जो कि अपने आप में एक चतुर्भुज है। इस प्रकार से हम चतुर्भुज को देख सकते हैं और परिभाषित कर सकते हैं कि चार भुजाओं से किसी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर चार भुजाएं होती हैं। अब अगर हम इस चतुर्भुज को ध्यान से देखें तो इसमें हमें जो पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, सबसे पहला पॉइंट मिलता है भुजाएं। इसमें कौन कौन सी भुजाएं होती हैं? तो इसमें भुजाएं हैं ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसमें जो भुजाएं हैं, पहली भुजा है ए बी कॉमा, दूसरी है बी सी कॉमा, तीसरी है सी डी कॉमा, चौथी इसको आप डी ए या ए डी जो बोलना चाहें बोल सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है भुजाएं। अगर हम और ध्यान से देखेंगे तो इस चतुर्भुज के अंदर हमें कोण भी देखने को मिलेंगे कि इसमें कोण होते हैं। चार भुजाएं होती हैं, चार कोण होते हैं। अब वो कौन कौन से चार कोण हैं उसको हम देखते हैं। ये हमारा पहला कोण हो जाएगा कोण ए कॉमा, ये वाला दूसरा कोण हो जाएगा कोण बी और ये तीसरा कोण हो जाएगा कोण सी और फिर ये हमारा चौथा कोण हो जाएगा कोण डी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किसी चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं और चार कोण होते हैं। अगर हम थोड़ा सा और इसको ध्यान से देखें तो इसके अंदर हमें जो शीर्ष दिखाई देंगे, शीर्षों को भी देख लीजिए। शीर्ष का मतलब है कि कितने कोने इसके अंदर बन रहे हैं। जैसे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो शीर्ष ए पहला कोना, शीर्ष बी दूसरा कोना, शीर्ष सी तीसरा कोना, शीर्ष डी चौथा कोना। तो चार कोने हमें देखने को मिलेंगे। तो इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? शीर्ष। तो ए बी सी और ये डी, ये क्या हैं?
शीर्ष हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 4 भुजाएं समझ लिया, 4 कोण समझ लिया, शीर्ष को समझ लिया। ये सब हम जो देख रहे हैं ये किसी चतुर्भुज के अंदर हमें देखने को मिलती हैं कि किसी चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, 4 कोण होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं। इस प्रकार से ये चीजें आपको अपने दिमाग में रखना है। इसके अलावा अगर हम और थोड़ा सा आगे बढ़ें और चतुर्भुज के बारे में और जानना समझना चाहते हैं तो इसके अंदर हम चतुर्भुजों के प्रकार को भी समझ सकते हैं। चतुर्भुजों के प्रकार भी होते हैं। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और चतुर्भुज से संबंधित जितने भी गुण हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी चीजें हमें पढ़ना है और समझ लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है चतुर्भुजों का कोण योग गुण। तो इस टॉपिक को हम ले रहे हैं और इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। हमारा जो दूसरा टॉपिक आता है वो आता है चतुर्भुज का कोण योग गुण। चतुर्भुज का कोण योग गुण। तो इस प्रकार से हमें इसको समझना है कि किसी चतुर्भुज का जो कोण है उसका योग गुण क्या होता है। तो जब हम किसी चतुर्भुज के कोणों के योग गुण को समझेंगे तो उसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, आइए इसके ऊपर बात करें। अगर हम चतुर्भुज के कोण योग गुण को समझना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो इस प्रकार से हम एक चतुर्भुज पहले बना लेते हैं। ये हमारे लिए एक चतुर्भुज है। आप इसको एक चतुर्भुज समझिए कि ये एक चतुर्भुज है। जब हम इस चतुर्भुज को ध्यान से देखेंगे, अगर हम इस चतुर्भुज को ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास में 4 तो शीर्ष होते हैं, A, B, C, D। अगर हम इस चतुर्भुज के विकर्णों को खींचे, वैसे तो यहाँ पर हम शीर्ष A और C को मिला देंगे तो ये विकर्ण बन जाएगा, शीर्ष B और D को मिला देंगे तो दूसरा विकर्ण बन जाएगा। हमें किसी एक विकर्ण को ही यहाँ पर खींचना है, किसी एक को, आसानी से चीजों को समझा जाए ताकि, ठीक है। तो चलिए मैं एक विकर्ण खींच लेता हूँ आपको समझाने के लिए। मैंने यहाँ पर B और D को मिला दिया। तो B और D को मिलाने के बाद में हुआ क्या है, आप चीजों को गौर से ध्यान से समझिए। हमने एक विकर्ण खींचा और इस विकर्ण के खींचने से जो चतुर्भुज है वो 2 त्रिभुजों में विभाजित हो गया है, यानी कि बट गया है। वैसे तो आपने 6 चैप्टर में या 7 चैप्टर में त्रिभुजों के बारे में पढ़ा है कि त्रिभुज क्या होते हैं, किस प्रकार से उनको बनाया जाता है, किसी त्रिभुज के गुण क्या होते हैं, योग गुण धर्म क्या होता है, वो सब आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी हम उसी योग गुण धर्म को ही देख सकते हैं कि अगर अपने आप में ये चतुर्भुज है और हमने एक विकर्ण खींचा है तो 2 त्रिभुज बन गए हैं। तो यहाँ पर कोण भी बने हुए हैं। अगर आप इन कोणों को ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये कोण भी बने हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको कोण 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, इनको ऐसे नंबर दे देता हूँ कोणों को। तो ध्यान से देखिए कि अगर हमारे पास में त्रिभुज ABD है
तो त्रिभुज ABD में त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, हमें मिल जाएगा 180 डिग्री। और इसी प्रकार से अगर हम दूसरा त्रिभुज लेंगे, उसमें अगर हम कोण 3, 6 और 5 को जोड़ेंगे तो इसमें भी हमें क्या मिलेगा, 180 डिग्री ही मिलेगा। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को देखकर समझ सकते हैं कि इस त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 मिलेगा, इस त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ेंगे 180 मिलेगा। और अगर हम इन सभी कोणों को जोड़ दें तो हमें मिलेगा 360 डिग्री। कितना मिलेगा, 360 डिग्री मिलेगा। तो इसका मतलब ये तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। अगर हम त्रिभुज की बात करेंगे तो किसी त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन किसी चतुर्भुज के अंदर चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये आपको अपने दिमाग में रखना है। फिलहाल तो हम इसको बना दे रहे हैं, यहाँ पर लिख के समझा दे रहे हैं कि अगर हम त्रिभुज लेते हैं ABD तो त्रिभुज हो जाएगा ABD में हमने त्रिभुज लिया है ABD और उसके अंदर तीनों कोणों को जोड़ रहे हैं। तो कोण 1, कोण 2, कोण 4 हमें इनको जोड़ना पड़ेगा, यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 4। जब हम इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं, दूसरा त्रिभुज क्या लें, त्रिभुज हम ले सकते हैं BCD। त्रिभुज BCD में तो जब हम त्रिभुज BCD लेंगे तो उसके अंदर भी तीनों कोणों को जोड़िए, यानी कि कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 5। तो इसमें भी तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 180 डिग्री ही मिलेगा। तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 ले लें, इसे इक्वेशन 2 ले लें, यानी कि समीकरण 1 इसको मान लें और समीकरण 2 इसको मान लें, और अब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें। तो अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये जो तीनों कोण है वो इसमें जुड़ेंगे और ये 180 और 180 ये भी जुड़ जाएंगे आपस में। तो ये तीनों कोण इसमें जुड़ेंगे, 180 180 इन दोनों में आपस में जुड़ जाएंगे। तो जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो इस प्रकार से जोड़ा जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर इनको हम जोड़ रहे हैं। तो जब इनको हम जोड़ेंगे तो इस प्रकार से जोड़ा जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3। मतलब फिलहाल तो हम इन सभी कोणों को जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, इसलिए मैं सबको एक साथ लिख दे रहा हूँ, कोण 1 कोण 2 कोण 3 और फिर प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6। 6 कोण बन गए हैं। तो इन सभी को जोड़ के बराबर कर देना है 180 और फिर प्लस में 180। तो इस प्रकार से जब ये जुड़ेंगे तो अगर आप ध्यान से देखें, कोण 1 2 और 4 को जब हम जोड़ेंगे, कोण 3 6 5 को जोड़ेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, इनको आप ध्यान से समझ लीजिए और देख लीजिए। पहले तो कोण 1 और 6 को आप देख ही रहे हैं। ठीक है, कोण 1 हमारा कोण A बन जाएगा और कोण 6 जो है वो C बन जाएगा। 2 और 3 जब ये दोनों जुड़ेंगे तो कोण भी बनेगा। कोण 4 और 5 जुड़ेगा तो कोण D बन जाएगा। तो इनको एक साथ रख लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कोण 2 और 3 को एक साथ रखिए, कोण 4 और 5 को भी एक साथ रख लीजिए, इससे थोड़ा सा आसानी होगा।
तो कोण 1 तो ठीक है, कोण 2 और 3 एक साथ यहाँ पर रखा हुआ है, ये भी सही है। तो कोण 4 और 5 भी एक साथ है, ये भी ठीक है। और ये कोण 6 ठीक है, मतलब हमने सही लिखा हुआ है। तो कोण ए, कोण जो हमारा ए होगा वो 1 के बराबर है, यानी कि हम ए की जगह कोण 1 की जगह पर कोण ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब कोण 2 और 3 को जोड़िए, तो जब हम कोण 2 और कोण 3 को जोड़ेंगे तो हमें ये पूरा कोण मिल जाएगा, यानी कि कोण बी मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा, इन दोनों को जोड़ने से हमें मिल जाएगा कोण बी। जब हम 4 और 5 को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा कोण डी मिल जाएगा। तो 4 और 5 को जोड़ने से हमें मिल गया कोण डी। और जो हमारा 6 है वो कोण सी है। तो बराबर 180 और 180 को जोड़ेंगे 360 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम इसको सीधा करके लिखेंगे तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर आ गया 360 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ, आप इसको हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे कि किसी चतुर्भुज का जो कोण योग गुण है वो यही है कि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसको आप नोट करके अपने दिमाग में रखेंगे। अब मैं इस प्रॉपर्टी को लिख रहा हूं कि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये आपको अच्छे से अपने दिमाग में रखना है कि कोई भी चतुर्भुज होगा उसके अगर आप चारों कोणों को जोड़ते हैं तो आपको 360 डिग्री का कोण मिलेगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चतुर्भुजों के प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं और उनके गुणों के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो अब हम चतुर्भुजों के प्रकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार, हमारे पास में चतुर्भुज के प्रकार ये टॉपिक है। यानी कि अब क्योंकि 4 भुजाओं से जो चतुर्भुज बनता है उसके भी कुछ प्रकार होते हैं, तो हमें उन प्रकारों को भी समझना चाहिए। तो सबसे पहला जो हमारा चतुर्भुज का प्रकार आता है वो आता है समलंब। सबसे पहले क्या आता है, चतुर्भुज के प्रकार में जो सबसे पहला हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं समलंब को। किसको ले रहे हैं, समलंब को। तो पहले हम समलंब को ही ले लेते हैं, ठीक है। तो चतुर्भुज के प्रकार में सबसे पहला लेते हैं समलंब। तो समलंब क्या है, समलंब अपने आप में एक चतुर्भुज होता है। और वो किस प्रकार का चतुर्भुज होता है, आइए इसको हम समझते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम 2 समांतर रेखाएं खींचे, ये अपने आप में दोनों समांतर रेखाएं हैं, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। समांतर का मतलब समांतर रेखाएं जो आपस में कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें, वे समांतर रेखाएं हैं। अगर हम इस प्रकार से इनको मिलाएं तो अब आप देख सकते हैं ये एक चतुर्भुज है, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर हम इन दोनों भुजाओं को आगे बढ़ाते हैं तो कहीं न कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद जरूर करेंगे। लेकिन ये दोनों जो रेखाएं हैं ये समांतर हैं, ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, ठीक है। तो समलंब क्या है, समलंब एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। वैसे अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे
सम्मुख भुजाओं के दो युग्म देखने को मिलेंगे। सम्मुख भुजाओं का मतलब होता है आमने सामने की भुजाएं, यानी कि ये दोनों सम्मुख भुजाएं हैं और ये दोनों भी सम्मुख भुजाएं हैं। तो सम्मुख भुजाएं तो आपको समझ में आ रहा है कि आमने सामने की भुजाएं सम्मुख भुजाएं होती हैं। तो इसमें दो युग्म यानी कि दो जोड़े हम सम्मुख भुजाओं का देख सकते हैं। एक तो ये वाला देख सकते हैं, सम्मुख भुजाओं का युग्म देख सकते हैं, और दूसरा ये वाला। और इसमें अगर हम नाम दे दें ए बी सी डी, तो इसमें खासियत ये है सॉरी, कोई चतुर्भुज समलंब तभी कहलाएगा जब सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। कोई भी एक हो सकता है, ये दोनों युग्म भी समांतर हो सकते हैं या फिर ये दोनों युग्म भी दोनों में से कोई एक युग्म समांतर होना जरूरी है, तभी हम उसको समलंब कह सकते हैं। तो ये आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि चतुर्भुज जो है ए बी सी डी की जो सम्मुख भुजाओं, यानी कि हम कह सकते हैं सम्मुख भुजाएं ए डी और बी सी, ये आपस में क्या है, समांतर हैं। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, समलंब बोलेंगे। यही समलंब की पहचान है कि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होना चाहिए। दोनों युग्मों का समांतर होना जरूरी नहीं है, यानी कि ये भी समांतर हो और ये भी समांतर हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं, केवल एक युग्म समांतर होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, एक युग्म समांतर हो। समांतर का मतलब होता है जब दो रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। एक युग्म समांतर हो तो ऐसे चतुर्भुज को समलंब कहते हैं। यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो तो ऐसे चतुर्भुज को समलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, समलंब कहते हैं। ठीक है, ये अभी आपको अपने दिमाग में रखना है। बाकी जब हम समलंब की बात करेंगे और डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। अभी आप इसको केवल इतना ही अपने दिमाग में रखिए। ठीक है, कि यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है तो ऐसे चतुर्भुज को समलंब कहते हैं। आगे अब हम दूसरा लेते हैं, समांतर चतुर्भुज। दूसरा लेते हैं हम समांतर चतुर्भुज। दूसरा हम समांतर चतुर्भुज लेते हैं। तो समांतर चतुर्भुज क्या है, आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे। इसमें समांतर शब्द आया हुआ है और समांतर शब्द को आप अच्छे से समझते भी हैं, जानते भी हैं कि समांतर का मतलब होता है जब दो रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करें तो उसे ही हम समांतर कहते हैं। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज क्या है, मान लीजिए हमारे पास में इस प्रकार से ये दो रेखाएं हैं जो कि समांतर हैं, यानी कि एक रेखा है ये और दूसरी रेखा है ये समांतर हैं, और उसके बाद में हम ये जो रेखा खींच रहे हैं ये इसके समांतर हैं। मतलब क्या हुआ
कि जो सम्मुख भुजाओं का युग्म है वो दोनों ही समांतर हैं, यानी कि ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है। तो अगर कोई चतुर्भुज आप ऐसा देखते हैं जिसमें सम्मुख भुजाओं का दोनों ही युग्म समांतर हो जाए तो उसे आप बोलेंगे कि ये समांतर चतुर्भुज है। ध्यान दीजिएगा, इसमें सम्मुख भुजाओं का दोनों ही युग्म समांतर होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं था, समलंब में एक युग्म समांतर होना चाहिए, तो वो समलंब है। और समांतर चतुर्भुज में दोनों ही युग्म समांतर होने चाहिए। तो इसमें नाम देते हैं ए, बी, सी और ये डी। सॉरी। अब ये जो हम समांतर चतुर्भुज इसको परिभाषित कर देते हैं कि यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का या सम्मुख रेखाओं का, वैसे हमें इन रेखाओं को भुजाएं बोलना चाहिए क्योंकि ये चतुर्भुज में है, इसलिए यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। सिंपल, आप इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी, यदि लगा लेते हैं, यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का दोनों ही युग्म समांतर हो, तो ऐसे चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। यानी कि अगर कोई चतुर्भुज है जिसमें सम्मुख भुजाओं का दोनों ही युग्म समांतर हो तो ऐसे चतुर्भुज को हम क्या बोलेंगे? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। सिंपल, आप इसको ऐसे ही समझिए। मैं नाम भी लिख रहा हूँ, उसका फिगर भी बना रहा हूँ और परिभाषित भी कर रहा हूँ। जैसे जैसे चीजें बढ़ेंगी हम आपको और गहराई से समझाएंगे ताकि आप अच्छे से और इनके गुणों को जान सकें। ठीक है। इसके बाद में जो तीसरा आता है वो आता है आयत। तीसरा क्या आता है? तीसरा आता है आयत। अब हम आयत को समझते हैं। तो अगर हम इसकी आयत की आकृति की बात करें तो इस प्रकार से हम इसमें इसकी चारों भुजाएं खींचते हैं। इसमें सम्मुख भुजाएं समांतर नहीं होती हैं लेकिन बराबर जरूर होती हैं। इसमें आयत में जो चतुर्भुज होता है इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर नहीं होती हैं लेकिन बराबर जरूर होती हैं। यानी कि अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप कह सकते हैं कि इसमें जो सम्मुख भुजाएं हैं वो बराबर हैं। वो देखने में आपको लग रहा होगा। इसके अलावा इनके जो कोण हैं वो चारों ही कोण 90 डिग्री के होते हैं। चारों ही कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। चारों का मतलब सभी कोण 90 डिग्री के होंगे। ये आयत की पहचान है। आयत के अंदर चारों कोण कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पहचान है आयत की कि आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये आप ऐसे समझेंगे तो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। तो आयत क्या है?
यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर हों। बराबर का मतलब उनकी लंबाई बराबर होनी चाहिए। बराबर का मतलब क्या है? सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होनी चाहिए। यानी कि अगर ये 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए। तो यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर हों, यानी कि सम्मुख भुजाएं कैसी हों? सम्मुख भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो ऐसे चतुर्भुज को आयत कहते हैं। तो ऐसे चतुर्भुज को आयत कहते हैं। यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो ऐसे चतुर्भुज को आयत कहते हैं। इस चीज को आप अपने दिमाग में रखिए। इसी प्रकार से इसको आप करेंगे और इसको इसी प्रकार से समझना भी है। ठीक है, आप अपने दिमाग में रखिएगा। क्योंकि मैंने नाम भी लिखा है, उसके सामने उसका फिगर भी बनाया है, आकृति भी बनी हुई है और साथ में मैं उसको परिभाषित भी कर रहा हूं, तो इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप इसको अच्छे से समझिए और माइंड में इसको प्रयास कीजिए समझने का। इसके आगे हम बढ़ते हैं। 3 टाइप के तो हमने चतुर्भुज ले लिए हैं, अब हम चौथा लेते हैं। चौथा यहां पर आएगा समचतुर्भुज। चौथा क्या आएगा? चौथा आएगा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। अब ये समचतुर्भुज क्या है? सम का मतलब होता है बराबर और चतुर्भुज का मतलब तो आप जानते ही हैं। तो समचतुर्भुज हम उसको बोलेंगे जिसमें चारों भुजाएं बराबर हो, यानी कि समान हो। लेकिन वो किस प्रकार से समान हो यानी कि बराबर हो, इसमें थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, हम समचतुर्भुज उसको बोलेंगे जिसमें सबसे पहली शर्त है कि वो जो भुजाएं हैं, जो आमने सामने की भुजाएं होंगी, वो कैसी होंगी? समांतर होंगी। सबसे पहली कंडीशन, आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। और साथ में यानी कि जो सम्मुख भुजाएं हैं वो समांतर होनी चाहिए और वो चारों भुजाएं बराबर भी होनी चाहिए, तभी हम उसको समचतुर्भुज बोल सकते हैं। ये आपको अच्छे से समझ लेना है, जान लेना है। ठीक है, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो चतुर्भुज है इसमें सबसे पहले तो चारों भुजाएं बराबर हैं। क्या हैं? चारों भुजाएं बराबर हैं और साथ में सम्मुख भुजाएं समांतर भी हैं, तभी हम इसको समचतुर्भुज कह सकते हैं। तो परिभाषित कैसे किया जाएगा कि यदि किसी चतुर्भुज में चार भुजाएं बराबर हो और सम्मुख भुजाएं यानी कि सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर भी होने चाहिए और चारों भुजाएं बराबर हों, तो उसको हम बोलेंगे कि ये चतुर्भुज समचतुर्भुज है। ठीक है, तो ये आपको अपने दिमाग में रखना है।
हम इसको लिख रहे हैं और परिभाषित भी कर रहे हैं। अच्छे से आप इसको समझ लीजिए कि यदि किसी चतुर्भुज में यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर हों, सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म का मतलब होता है दोनों युग्म आ जाएगा, यानी कि ये वाला भी आ जाएगा और साथ में ये वाला भी आ जाएगा, इसलिए हमने लिखा है प्रत्येक युग्म। यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर हो तथा चारों भुजाएं बराबर हो तो ऐसे चतुर्भुज को समचतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे चतुर्भुज को समचतुर्भुज कहते हैं। ये आपके सामने है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, इसमें दोनों ही चीजें जरूरी हैं। सॉरी, इसमें प्रत्येक युग्म समांतर होना चाहिए और साथ में चारों भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए, तभी उसको हम बोलेंगे कि वो समचतुर्भुज है। इसके बाद जो आता है वो आता है पांचवा है वर्ग। क्या आता है? चतुर्भुज में जो पांचवा प्रकार आता है वो आता है वर्ग। अब ये वर्ग क्या है? वर्ग भी एक चतुर्भुज होता है। वर्ग भी एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यानी कि वर्ग के लिए जरूरी है कि उसकी चारों भुजाएं बराबर हों और साथ में उसके जो कोण हैं वो 90 डिग्री के होने चाहिए, और वो भी सभी कोण 90 डिग्री के होने चाहिए। सभी कितने के होने चाहिए? 90 डिग्री के होने चाहिए। तो उसी को आप वर्ग बोलेंगे। तो परिभाषित करते हैं कि यदि किसी चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर हों, चारों भुजाएं बराबर हो। यदि किसी चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वर्ग कहते हैं।
तो यदि किसी चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे वर्ग कहते हैं, जो कि आपके सामने है। ये इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, बहुत आसान है ये वर्ग। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वर्ग हो गया। अब चतुर्भुज का एक आखिरी प्रकार और बचा हुआ है, जो कि है पतंग। क्योंकि आप इसको जानते हैं कि ये पतंग है, तो पतंग को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें भी चार भुजाएं ही होती हैं, तो इसलिए वो भी एक क्या हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा। तो ये बात आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए पतंग के बारे में। ठीक है, तो जब आप इस पतंग को ध्यान से देखेंगे तो ये इस प्रकार से दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? ये पतंग कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, अब मैं एक बिंदु यहां पर ले लेता हूं और इनको भी मिला देता हूं। ये एक पतंग है। अब इसमें भी भुजाओं के नाम देते हैं। ये हो गया ए बी भुजा, ये हो गया बी सी भुजा, ये हो गया डी। तो ये अपने आप में देखने में भी आपको एक पतंग लग रहा होगा। ये आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये पतंग ही है वास्तव में। इसमें जो एडी भुजा है ये वाली, वो इस डीसी के बराबर होता है। मतलब ये दोनों ही भुजाएं यानी कि एडी और डीसी ये आपस में बराबर होते हैं। और साथ में जो AB है वो BC के भी बराबर होता है। इसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, सारी चीजें आपके सामने हैं। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं कि इसमें AB और BC भी क्या है, आपस में बराबर हैं। तो बहुत ध्यान से आप इसको समझिए। इसमें हमने किस प्रकार से चीजों को दिखाया है कि समूह भुजाओं का ये युग्म बराबर है और ये युग्म भी बराबर है। ठीक है, तो ये क्या है, एक पतंग है। तो पतंग को आप इसी प्रकार से इसको समझेंगे कि पतंग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें इनको हम बोलते हैं, जैसे ये आप AD और BC, ये हो गया AD, ये हो गया DC, इनको हम बोलते हैं आसन्न भुजाएं। क्या बोलते हैं? आसन्न भुजाएं। तो ये भी आसन्न भुजाएं हैं जो कि बराबर हैं, ये भी आसन्न भुजाएं हैं जो कि आपस में बराबर हैं। तो आसन्न भुजाएं हम इनको बोलते हैं, यानी कि हम AD और DC को क्या बोलेंगे, आसन्न भुजाएं बोलेंगे। AB और BC को क्या बोलेंगे, आसन्न भुजाएं बोलेंगे। तो इनको हम ऐसे नाम दे सकते हैं। तो इसलिए पतंग को परिभाषित आप करेंगे कि यदि किसी चतुर्भुज में, यदि किसी चतुर्भुज में AD तो बराबर है DC के तथा AB बराबर है BC के, ठीक है, अर्थात यानी कि ये तो बराबर हैं, अर्थात आसन्न भुजाओं के दो युग्म बराबर हैं। यानी कि पहला युग्म आसन्न भुजाओं का पहला युग्म ये बराबर है, आसन्न भुजाओं का दूसरा युग्म ये भी बराबर है। तो अर्थात हम लिखेंगे कि आसन्न भुजाओं के दो युग्म बराबर हैं। आसन्न भुजाओं के दो युग्म बराबर हैं। तो ऐसे चतुर्भुज को हम क्या बोलेंगे, पतंग बोलेंगे।
ठीक है ना। यदि किसी चतुर्भुज में आसन भुजाओं के दो युग्म बराबर हैं तो उसे पतंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पतंग कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने चतुर्भुज के प्रकार को भी पढ़ लिया, समझ लिया है, जान लिया है। हमने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया। चतुर्भुज क्या होते हैं, चतुर्भुज के प्रकार क्या होते हैं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, हमने इन सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया है। तो इन सभी डिस्कशन को आप अपने दिमाग में अच्छे से समझेंगे और उसको याद रखेंगे, ताकि जब हम एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करना शुरू करें तो आप बहुत ही आसानी से चीज़ों को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे और कर भी पाएंगे। मैं आपको यही एडवाइस दूंगा, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को ध्यान से समझेंगे उतना ही ज़्यादा ये चैप्टर आपको आसान लगेगा। ये चैप्टर समझने के बाद ही इसको आसानी से किया जा सकता है। वैसे यहाँ पर हमने चतुर्भुज के प्रकारों में बहुत सारे चतुर्भुजों को पढ़ा। हमने यहाँ पर कौन कौन से चतुर्भुजों को समझा? हमने यहाँ पर समलंब चतुर्भुज को देखा, समांतर चतुर्भुज को देखा, आयत चतुर्भुज को देखा, समचतुर्भुज देखा, वर्ग देखा, पतंग देखा। हमने चतुर्भुजों के प्रकारों को अच्छे से समझा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इतने सारे चतुर्भुजों में से हमें जो फोकस करना है वो केवल एक ही प्रकार के चतुर्भुज पर करना है। मतलब हम जो इस चैप्टर में 8.1 में या आगे भी हम जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, उसमें केवल एक ही चतुर्भुज के ऊपर फोकस किया जाएगा, जो कि है समांतर चतुर्भुज। हम इन सभी चतुर्भुज के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। हमारा मेन फोकस होगा केवल समांतर चतुर्भुज के ऊपर। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के ऊपर हम डीप स्टडी करेंगे और कभी कभी हम वर्ग से संबंधित चतुर्भुज के ऊपर बात कर सकते हैं, आयत के ऊपर बात कर सकते हैं। लेकिन मेन फोकस जो रहेगा हमारा वो रहेगा समांतर चतुर्भुज। तो जब हमारा टॉपिक ही रहेगा, मेन फोकस हमारा समांतर चतुर्भुज के ऊपर रहेगा, तो इसलिए चलिए हम समांतर चतुर्भुज के गुणों को अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो समांतर चतुर्भुज के ऊपर रहेगा। इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अगर हम बात करें, क्योंकि हम चतुर्भुज के प्रकारों के बारे में भी बात कर चुके हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है आपको चीज़ों को समझने में और करने में, आप आसानी से कर पाएंगे। अब जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा समांतर चतुर्भुज के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समांतर चतुर्भुज के गुण। समांतर चतुर्भुज के गुण। हम समांतर चतुर्भुज के गुणों के बारे में ही ज़्यादा ध्यान देंगे। मतलब हमारा जो फोकस रहेगा वो समांतर चतुर्भुज के ऊपर ही रहने वाला है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के गुणों को पढ़ने से पहले हमें विकर्ण को थोड़ा सा समझना चाहिए कि विकर्ण क्या होता है। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि विकर्ण क्या होते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है समझना। विकर्ण क्या है, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ विकर्ण क्या होते हैं। देखिए, ये जो विकर्ण हम जिसको बोल रहे हैं, ये विकर्ण हम बोल रहे हैं, तो इस विकर्ण का मतलब सिर्फ इतना है कि कोई भी जो चतुर्भुज होगा, मतलब कि वो चतुर्भुज कुछ भी हो सकता है, वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है, समांतर चतुर्भुज हो सकता है, पतंग हो सकता है,
समचतुर्भुज हो सकता है, मतलब चतुर्भुजों में भी कोई भी चतुर्भुज हो। अगर हम उसके आमने सामने के शीर्षों को मिला दें, किसको मिला दें? आमने सामने के शीर्षों को। आमने सामने के शीर्ष जैसे कि ए को सी से मिला दीजिए तो AC अपने आप में विकर्ण बन जाएगा। B और D को मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा? ये भी एक विकर्ण बन जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दो विकर्ण हैं। पहला विकर्ण हो जाएगा AC, दूसरा विकर्ण हो जाएगा BD। तो ये दो विकर्ण होते हैं, इनको आप आसानी से देख सकते हैं। तो विकर्ण में इसी प्रकार से विकर्ण खींचा जाएगा जो कि हम दोनों ही विकर्णों को देख सकते हैं। इसके अलावा एक चतुर्भुज में केवल दो ही विकर्ण हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दो होंगे और कम से कम एक विकर्ण होगा, इससे ज़्यादा विकर्ण नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला गुण आता है समांतर चतुर्भुज का, वो प्रमेय के रूप में हम पढ़ेंगे। किस रूप में पढ़ेंगे? प्रमेय के रूप में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो गुण आता है समांतर चतुर्भुज में, वो प्रमेय के रूप में इस प्रकार से है। प्रमेय है ये 8.1 कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है ये। मैं इसको लिख के इसका फिगर बना के आपको समझा देता हूँ, आप इसको अपने दिमाग में रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है ये। हमें इन सभी प्रमेयों को जो अभी हम गुण के रूप में पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी के रूप में पढ़ रहे हैं, इन्हीं प्रमेयों का प्रयोग किया जाएगा एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ लें और पढ़ लें। तो किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो अभी तो आप इसको प्रमेय के रूप में देख रहे हैं, अब हम इसको फिगर बना के समझते हैं। प्रमेय आपके सामने है ये, मैं इसका फिगर बना के आपको समझा दे रहा हूँ। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और देख लीजिए। देखिए वो क्या कहना चाहता है। वो कहना चाहता है कि अगर हमारे पास में एक समांतर चतुर्भुज है और वो इस प्रकार से होगा, जिस समांतर चतुर्भुज की हम बात कर रहे हैं वो समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से होगा। ये समांतर चतुर्भुज है मान लीजिए, और इस समांतर चतुर्भुज को हमने नाम दे दिया A, B, C और D। ठीक है, अब अगर हम इस समांतर चतुर्भुज में एक विकर्ण खींचें, ध्यान दीजिए एक ही विकर्ण खींचना है, दोनों नहीं खींचेंगे आप, क्योंकि प्रमेय हमारा यही है कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण। तो एक विकर्ण का मतलब है कि आप कोई भी एक विकर्ण खींच सकते हैं। आप AC को भी खींच सकते हैं या BD को खींच सकते हैं, आपकी इच्छा, जैसा अच्छा लगे आप उसको खींच लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लीजिए मैंने B और D को मिला दिया। तो
तो अगर मैंने किसी समांतर चतुर्भुज के अंदर एक विकर्ण खींचा तो कितने त्रिभुज बन गए? 2 त्रिभुज बन गए। एक त्रिभुज बना ABD और दूसरा त्रिभुज बना CBD, और ये दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या हैं? सर्वांग सम हैं। सर्वांग सम आपने 7th चैप्टर में पढ़ा है। मैंने आपको 7th चैप्टर में जो त्रिभुज वाला चैप्टर था हमारा, उसमें हमने आपको सर्वांग सम के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है कि सर्वांग समता क्या होती है। तो आप फिर से समझिए कि अगर आप किसी समांतर चतुर्भुज में कोई भी एक विकर्ण खींचते हैं तो जो 2 त्रिभुज बनेंगे वो आपस में सर्वांग सम होंगे। दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यहाँ जो त्रिभुज है ABD वो सर्वांग सम हो जाएगा। किसके सर्वांग सम हो जाएगा? CBD के। यानी कि ये दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या है? सर्वांग सम है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है ये। मैंने प्रमेय को लिखा है और यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। विभाजित का मतलब हो जाएगा बांटता है। इसके बाद अगर हम इसको सिद्ध करना चाहते हैं, कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हैं, तो आप इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। बहुत आसान है इसको सिद्ध करना। मैं इस प्रमेय को सिद्ध करके भी दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर आप चीज़ों को बहुत बारीकी से समझेंगे, पढ़ेंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों ही त्रिभुजों को सर्वांग सम करने जा रहा हूँ तो आप ध्यान दीजिए कैसे किया जाएगा। ये मतलब चीज़ें बहुत आसान है, नॉर्मल हैं। आप इनको ऐसे भी देख पा रहे होंगे कि ये दोनों ही त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हैं। बस हम उसको सिद्ध करके देख लेते हैं। तो जब आप इसको सिद्ध करेंगे कि यहाँ पर जो उपपत्ति यानी कि जो प्रूफ दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? जो यहाँ पर प्रूफ दिया जाएगा वो इस प्रकार से दिया जाएगा कि त्रिभुज ABD यानी कि ये त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज हो जाएगा CBD में। ठीक है, हमने इन दोनों त्रिभुजों को लेना है। ध्यान दीजिए, जो प्रमेय 8.1 कह रहा है हम उसको सिद्ध करने जा रहे हैं। पेपर में ये सिद्ध करने के लिए भी आ सकता है। वो आपको प्रमेय दे देगा 8.1 और कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ऐसा सिद्ध करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आप इसको समझने का प्रयास करें और ये बहुत ही आसान होता है। आप इसको आसानी से कर सकते हैं। मजेदार है ये, चलिए करके देखते हैं। सिंपल, हमने जो त्रिभुजों को सर्वांग सम करते हैं ना, सेम प्रॉपर्टी का यूज कीजिए और आसानी से आप कर लीजिए। हमारे पास में किन्हीं भी 2 त्रिभुजों को सर्वांग सम करने के लिए जो रूल्स होते हैं, जो सर्वांग समता के नियम हैं, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, तो हमारे जो रूल्स हैं RHS है, तो उन रूल्स का यूज कीजिए और आप सर्वांग सम दिखा दीजिए। चीजें बहुत आसान हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको दिखा देते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें इन कोणों को, ठीक है, तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा ये ध्यान दीजिए। अगर मैं इसको नंबर दे दूं 1, इसको दे दूं 2 और इसको 3 और इसको 4,
तो कोण 1 और कोण 3 क्यों बराबर होंगे? एकांतर अंतः कोण हो जाएगा। कोण 2 कोण 4 के बराबर क्यों होगा? एकांतर अंतः कोण होगा। ध्यान दीजिए, ABCD तो समांतर चतुर्भुज है, तो ये इसके समांतर है तो ये तिर्यक रेखा हो गई, एकांतर अंतः कोण बन गया। फिर ये इसके समांतर है तो फिर से ये तिर्यक रेखा बन जाएगी और ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण बन रहा है। तो क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दोनों ही युग्म समांतर होते हैं, इसलिए एकांतर अंतः कोण यहाँ पर बराबर होना ही है। तो आप ध्यान दीजिए, आप इसको आसानी से लिख सकते हैं और ये बहुत ही आसान है। तो आप कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर है कोण 3 के। कोण 1 बराबर है कोण 3 के। क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण है ये हो गया, बराबर है ये। आप देख सकते हैं BD दोनों ही त्रिभुजों में बराबर रहेगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा ना BD। BD इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, तो हम कह सकते हैं कि जो BD है वो BD ही रहेगा, मतलब कि दोनों में ये उभयनिष्ठ है, यानी कि दोनों में ये कॉमन रहेगा। तो इसको हम उभयनिष्ठ बोलते हैं कॉमन को, तो उभयनिष्ठ ही लिखा जाएगा ये। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये आपस में दोनों बराबर हैं, ये दोनों कोण, और ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर हैं, तो ये उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है। इसके अलावा अगर हम कोण 2 और 4 को बराबर करते हैं तो ये भी एकांतर अंतः कोण हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो कोण 2 है वो कोण 4 के बराबर हो जाएगा। एकांतर अंतः कोण आप इसको भी कह सकते हैं। एकांतर अंतः कोण है ये। क्या है ये? एकांतर अंतः कोण है ये। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो AD और BC अगर समांतर होगा तो तिर्यक रेखा बन जाएगी BD, तो एकांतर अंतः कोण बन रहा है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए। इसी प्रकार से जब AB और CD समांतर होंगे तो ये तिर्यक रेखा का काम करेगा, तो कोण 1 और कोण 3 भी बराबर हो जाएंगे, एकांतर अंतः कोण। आप ये बात को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है। तो आपने क्या देखा कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए एंगल साइड एंगल से। तो आप कह सकते हैं इसलिए जो त्रिभुज है हमारा ABD वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CBD के। नियम बता देंगे आप, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम। सर्वांग समता नियम से ऐसा हमने किया है। तो इस प्रकार से ये सिद्ध भी हो गया। 8.1 जो प्रमेय है ये बड़ा ही आसान है, आप ये एग्जाम में सिद्ध करने के लिए आ सकता है। क्वेश्चन भी इसी प्रकार से लिखा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो आप ऐसे फिगर बनाएंगे और उसके नीचे इस प्रूफ को लिखेंगे और तब आपको पूरे फुल मार्क्स मिल जाएंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो प्रमेय था वो पूरा हुआ। इसके बाद जो दूसरा प्रमेय है, अब हम आते हैं प्रमेय 8.2 के ऊपर। और ये प्रमेय अपने आप में एक प्रॉपर्टी है, अपने आप में एक गुण है, जो कि बहुत बहुत आसान है ये। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं प्रमेय 8.2। प्रमेय 8.2 क्या है? प्रमेय 8.2 प्रमेय 8.2 इस प्रकार से है कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये तो होता ही है, सिंपल, ये तो होना ही होना है। चलिए देखते हैं कि एक
समांतर चतुर्भुज में एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इस चीज को हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये हमारे पास में प्रमेय है, ये अपने आप में क्या है, ये प्रमेय है 8.2 आपके सामने है ये कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये भी अपने आप में सिद्ध है। अगर हम इसको ध्यान से देखें कि अगर ये एक समांतर चतुर्भुज है और ये आपस में दोनों सर्वांगसम हैं, तो ये दोनों भुजाएं CPCT से बराबर हो जाएंगी और ये भी दोनों भुजाएं CPCT से बराबर हो जाएंगी। तो ये तो मतलब नॉर्मली भी आराम से आप इसी प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसको आसानी से सिद्ध भी किया जा सकता है और आप इसको समझ भी पा रहे होंगे कि ये समांतर चतुर्भुज की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, ये इम्पॉर्टेंट है ये कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो चलिए हम इसको लिख भी लेते हैं, बना के फिगर भी बना लेते हैं कि अगर ये हमारे सामने ये समांतर चतुर्भुज है, क्या है ये एक समांतर चतुर्भुज है और इस समांतर चतुर्भुज में ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा D। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, AB बराबर है CD के और BC बराबर है AD के। ऐसा समांतर चतुर्भुज का गुण होता है, ये मतलब प्रॉपर्टी होती है कि AB वो बराबर होता है CD के, यानी कि ये इसके बराबर होगा, यानी कि सम्मुख भुजाएं बराबर करना है ना, तो उसी को बराबर कर रहे हैं। फिर जो BC है, BC बराबर होगा AD के, सिंपल एज दैट। ठीक है, इसको सिद्ध भी बड़े आसानी से किया जा सकता है। सेम ऐसे ही आप दो त्रिभुज लीजिए, दोनों को सर्वांगसम दिखाइए, CPCT से दोनों भुजाएं बराबर कर दीजिए। ये भुजा भी इसके बराबर हो जाएगी CPCT से, ये भुजा भी इसके बराबर हो जाएगी CPCT से। मैं इसको करके दिखा देता हूँ फिलहाल तो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आप चीज़ों को आसानी से कर पाएं। ठीक है, चलिए हम इसको भी सिद्ध कर लेते हैं। तो जब हम इसको सिद्ध करेंगे तो सेम इसी प्रकार से किया जाएगा। इसमें भी हम एक चतुर्भुज बनाएंगे जो कि समांतर चतुर्भुज होगा और वो चतुर्भुज इस प्रकार से आप बनाएंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा A, B, C, D। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ABCD, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। और इसमें हमें सम्मुख भुजाओं को बराबर दिखाना है, तो पहले तो हम दो त्रिभुजों को सर्वांगसम कर लेंगे। इसमें कोई भी एक विकर्ण खींच लीजिए। मान लेते हैं मैंने ये BD को खींचा है, तो इसमें ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं। तो मान लेते हैं ये जो कोण है वो इसके बराबर है और ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर है। इसके अलावा इन कोणों को नंबर दे देते हैं। ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो उत्पत्ति में पहले हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाएंगे। तो जब इसका प्रूफ दिया जाएगा, उपपत्ति में जब हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाएंगे, तो पहला त्रिभुज हो जाएगा ABD और दूसरा त्रिभुज हो जाएगा हमारा CBD में। इन दोनों में हम ले रहे हैं, तो इनको सर्वांगसम कर देते हैं।
तो कोण 1 को बराबर कर देंगे कोण 3 और ये हो जाएगा एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण हो गया ये। और इसी प्रकार से इसमें BD तो उभयनिष्ठ हो जाएगा, यानी कि BD बराबर हो जाएगा BD के, इसको हम उभयनिष्ठ बता देंगे। और फिर इसमें जो कोण 2 है वो कोण 4 के बराबर हो जाएगा और ये भी हो जाएगा एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः एकांतर अंतः कोण। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब जब इसको सर्वांगसम किया जाएगा तो एंगल साइड एंगल से सर्वांगसम हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज CBD के। नियम हो जाएगा हमारा एंगल साइड एंगल, सर्वांगसमता नियम। नियम से अब इनकी भुजाओं को आसानी से बराबर दिखाया जा सकता है। CPCT से बराबर कर लेते हैं। जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए हैं तो AB बराबर हो जाएगा CD के, और इसको हम CPCT कह सकते हैं। इसी प्रकार से जो BC भुजा है वो हम AD के बराबर कर सकते हैं और वो भी CPCT से बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अतः आप नीचे लिख भी देंगे इस प्रकार से, अतः एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस प्रकार से ये प्रमेय 8.2 भी सिद्ध हो गया। अगर ये पेपर में आता है तो एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो उसको इसी प्रकार से किया जाएगा। पहले इसका इस प्रकार से आप एक फिगर बनाएंगे और उसमें एक विकर्ण खींचेंगे ताकि वो दो त्रिभुज बने, और वो दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाया जाएगा इस तरीके से, और CPCT से भुजाओं को बराबर कर दिया जाएगा। और उसके बाद में आप नीचे लिख देंगे कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसके बाद में हमारा जो आता है, कुछ हमने जो प्रमेय यहाँ पर पढ़ा है 8.1 और 8.2 में, इन प्रमेयों के विलोम भी अपने आप में सत्यापित होते हैं, यानी कि वो भी सिद्ध होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक प्रमेय है 8.3 और वो कहना चाहता है कि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। ये विलोम की बात कर रहा है। विलोम का मतलब जो अभी हमने पढ़ा है कि किसी समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका उल्टा क्या होगा। जैसे कि मैं विलोम की अगर बात करूं, आपको समझाना चाहूं, नॉर्मली इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे पास में एक गुण है समांतर चतुर्भुज का, जो कि इस प्रकार से होता है कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका उल्टा क्या होगा। अगर मैं इसका उल्टा करना चाहूँ, इसको विलोम अपोजिट में बोलना चाहूँ, तो इस प्रकार से बोल सकता हूँ कि अगर कोई चतुर्भुज है और उसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म बराबर हैं,
तो वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। बिल्कुल इस प्रकार से हम अपोजिट में भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा है कि एक समांतर चतुर्भुज में समूह भुजाएं बराबर होती हैं, ये समांतर चतुर्भुज का अपने आप में एक गुण होता है जो कि बहुत खास है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये, और आसान भी बहुत है। तो इसके अगर हम अपोजिट की बात करें, इसके उल्टे बात करें, इसका जो इनवर्स की बात करें, तो वो यही होगा कि कोई चतुर्भुज अगर है और उसमें सम्मुख भुजाएं दोनों ही बराबर हैं, यानी कि ये दोनों सम्मुख भुजाएं भी बराबर हैं और ये दोनों भी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, तो उस चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रमेय है 8.3 जो कि 8.2 का विलोम है। यानी कि जो अभी हमने 8.2 पढ़ा है कि एक समांतर चतुर्भुज में समूह भुजाएं बराबर होती हैं, इसका जो विलोम बनने वाला है वो बनेगा प्रमेय 8.3। तो इसको भी मैं बता दे रहा हूँ। फिलहाल तो हमारे लिए सभी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से समझिए। मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ, प्रमेय 8.3। क्या है प्रमेय 8.3? प्रमेय 8.3 ये कहना चाहता है कि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। सिंपल एज दैट। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो, सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो, प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये जो भी प्रमेय लिखा गया इसका अर्थ क्या हुआ? मैं इसका अर्थ समझा रहा हूँ। ध्यान दीजिए कि हमारे पास में एक चतुर्भुज है और उसमें प्रत्येक युग्म का मतलब क्या होता है कि सम्मुख भुजाओं के कितने युग्म हैं? एक तो ये वाला है, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म ये हो गया, सम्मुख भुजाओं का दूसरा युग्म ये हो गया। तो ये दो युग्म बन रहे हैं। तो अगर हम बोलते हैं प्रत्येक युग्म, तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होने चाहिए और ये दोनों भी बराबर होने चाहिए। तो दोनों युग्म बराबर हो, इसके लिए हम बोलते हैं कि प्रत्येक युग्म बराबर हो। ठीक है, तो अगर प्रत्येक युग्म बराबर है तो वो कौन सा चतुर्भुज होगा? वो समांतर चतुर्भुज होगा, जो कि 8.2 का विलोम है ये। ठीक है, इसको भी दिमाग में रखिएगा। तो अगर हमारे पास में कोई चतुर्भुज इस प्रकार से हमारे सामने है, मान लीजिए ये हमारे सामने एक क्या है? चतुर्भुज है, और हम कह रहे हैं कि इस चतुर्भुज में हमारे सामने ये क्या है? हमारे सामने ये एक चतुर्भुज है। हम कह रहे हैं कि जो AB है वो CD के बराबर है। इसके अलावा हम ये भी कह रहे हैं कि जो BC है वो AD के भी बराबर है। ऐसा है का मतलब ऐसा है, यानी कि ये बराबर है
और साथ में ये भी बराबर है, तो इसी को बोला जाएगा प्रत्येक युग्म बराबर है। तो अगर हमें किसी चतुर्भुज में ऐसा दिखाई देता है, अगर हमें ऐसा किसी चतुर्भुज में दिखाई देता है कि सम्मुख भुजाओं का ये युग्म भी बराबर है और ये युग्म भी बराबर हैं, तो उस चतुर्भुज को हम बोल देंगे कि वो एक समांतर चतुर्भुज है। यही हमारा ये प्रमेय 8.3 कहना भी चाहता है कि अगर कोई चतुर्भुज ऐसा है जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, तो उस चतुर्भुज को हम बताएंगे कि वो एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, सिद्ध कर दें। सिद्ध हम यही करेंगे कि इसमें इसकी जो भुजाएं हैं, मान लो ये तो बराबर हैं ही, तो इसमें अगर सम्मुख भुजाएं बराबर हैं तो ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम इसको समांतर चतुर्भुज दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये एक समांतर चतुर्भुज होता है तो इसमें सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, तभी ये समांतर चतुर्भुज माना जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अगर हम इस प्रमेय को सिद्ध करना चाहते हैं, मान लीजिए ये सिद्ध करने के लिए आ जाए, क्या सिद्ध करने के लिए आएगा? वो यही बोलेगा कि सिद्ध कीजिए कि एक चतुर्भुज की अगर सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर है तो वो एक समांतर चतुर्भुज है। यानी कि हमें एक चतुर्भुज दिया हुआ आएगा और उसमें सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, तो वो क्या कहलाएगा? एक समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। तो अगर उसने हमें बोल दिया है, एक चतुर्भुज दे दिया है, तो इसमें हमें सम्मुख भुजाओं को बराबर दिखाना पड़ेगा। अगर हम सम्मुख भुजाओं को बराबर दिखा देते हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि वो एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको कह सकते हैं कि अगर कोई चतुर्भुज ऐसा है जिसमें सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कि वो समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें अगर हम इसको बात करें सिद्ध करने की, तो इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। देख सकते हैं कि अगर हम इसके विकर्णों को खींच दें, मान लीजिए BD इसको खींच लेते हैं, अब ये विकर्ण बन जाएगा। अब दो त्रिभुज बन गए हैं और ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हैं? सर्वांगसम हैं। आपस में दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो अगर ये सर्वांगसम हो जाएंगे तो इसका मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो ABCD है वो एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये आप अपने दिमाग में रखेंगे। इसके बाद आता है हमारा जो प्रमेय है 8.4, वो है कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रमेय है ये। मतलब कि ये समांतर चतुर्भुज के गुण है, लेकिन यहाँ पर प्रमेय के रूप में सारी चीजें दिया हुआ है। सारी चीजें यहाँ दिया हुआ है प्रमेय के रूप में कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको भी हम फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए, अगर हमारे पास में एक समांतर चतुर्भुज है, इस प्रकार से अगर हमारे पास में एक समांतर चतुर्भुज है ये, ठीक है, और इसमें ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये C और ये D।
तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर हैं, यानी कि ये कोण जो होगा वो इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो कोण ए है वो बराबर होगा कोण सी के। ठीक है, और जो कोण बी है वो बराबर होगा कोण डी के। यही हमारा ये प्रमेय कहना चाहता है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर समझा कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आगे अभी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं प्रमेय के रूप में जो कि हमें पढ़ना है। अब यहाँ पर जो बाकी की जो प्रमेय अभी बचे हुए हैं उसको हम अगले वीडियो में सीखेंगे और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही हम अपने नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।